गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो शुरू करते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन। आ जाओ, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। और अब लगभग हम लोग शायद 100 क्वेश्चनों के आसपास हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। 100 पेज दिखा रहा है, 117 के आसपास। कुछ बीच में 15-16 सवाल बीच में छूटे हुए हैं, वो आज पूरे कर देते हैं। तो कल हमारे टोटल कितनी 8वीं ट्रेंडिंग क्लास है ये हमारी। और हम तकरीबन इसमें 100 एवरेजन 120 क्वेश्चन जो है लगभग हम कर जाएंगे। यानी हमारा 15 का एवरेज पर डे का आ रहा है। बढ़िया है, 15 का एवरेज तो बढ़िया। आ जाओ, ये रहा सवाल। पहला सवाल, बिल्कुल हाँ। 2i+6j+27 के क्रॉस i+aj+b के दोनों की क्रॉस गुणा करो। और ये कह रहा है कि इन दोनों की क्रॉस गुणा एक शून्य सदिश आएगा, मतलब जीरो वेक्टर आएगा। इन दोनों की क्रॉस गुणा से जो वेक्टर बनेगा वो जीरो वेक्टर होगा, वो एक जीरो वेक्टर होगा, शून्य सदिश होगा। तो आपको बताना है कि 2a+4b किसके बराबर है। तो a+4b किसके बराबर है, करिए। 2i+6j+27 के को अगर आप i+aj+b के साथ क्रॉस गुणा करेंगे तो इनकी क्रॉस गुणा करने पर आपको जीरो सदिश मिलेगा। तो बताओ a 2a+4b का मान कितना होगा। अरे वाह भी, शाबाश, बढ़िया, शाबाश नीरज। बाकी लोग सोचो क्या करोगे, जो दिया गया वो तो करो, है ना। आगे आगे रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। करो तो सही, क्या करना है, क्रॉस गुणा करनी है, करो क्रॉस गुणा, करो क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करके उसको बराबर जीरो सदिश रखो। क्रॉस गुणा करो, जो आए उसको बराबर में जीरो सदिश के बराबर रखो, जिससे आपको ए और बी का मान मिल जाएगा। आई का गुणांक जीरो, क्योंकि जीरो सदिश आया मतलब आई भी जीरो है, जे भी जीरो आएगा, के भी जीरो आएगा। तो आई वाले को जीरो कर दो, जे वाले को जीरो कर दो, के वाले को जीरो कर दो, ए बी का मान आ जाएगा। और फिर ए बी का मान यहाँ रख दो, उत्तर आ जाएगा। सही है, हाँ करो। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, मैं करवाता हूँ। क्रॉस गुणा करनी है, क्रॉस गुणा सारणिक से होगी। आई जे के 2 6 27, 2 6 27, एक ए बी बराबर दिया है जीरो वेक्टर। 6b-27 से आई कैप -j 2b-27 प्लस के कैप 2a-6 बराबर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी 0i 0i j और 0 ही के, 0i 0j 0 के। ठीक है, बराबर जीरो कर दो। आई को जीरो कर दो। 6b-27 से बराबर जीरो, बी को जीरो कर दो। जे का गुणांक जीरो, 2b-27 बराबर जीरो, 2b बराबर 27 और 2a-6 बराबर जीरो, जिससे a बराबर 3 आ गया, b बराबर 27/2 आ गया। ये b का मान आ गया, ये a का मान आ गया। अब जो निकालना है उस पर आ जाओ। 2a+4b, a का मान 3, b का मान 27/2, 6 + 54 बराबर 60।
ये आंसर आ गया। अगला सवाल, निम्न कथनों पे विचार करिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। हर रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? प्रत्येक रियल नंबर रैशनल होता है या इरेशनल होता है? एवरी रियल नंबर आइदर रैशनल और इरेशनल, या तो वो परिमेय होता है या वो अपरिमेय होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो बोला सही है, ट्रू, ये बात सही है। हर परिमेय, हर रियल नंबर या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। ठीक है। दूसरा, क्या पाई एक अपरिमेय है? क्या पाई इरेशनल है? बिल्कुल, पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल है, ये बात भी सही है। अगला, क्या ये दशमलव के 4 स्थानों तक शांत हो जाएगी? दशमलव के 4 स्थानों तक शांत हो जाएगी? भाग दे के देखते हैं, तब पता चलेगा। तो 43 बटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 उसे दे दो, 2 इंटू 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 कर लेते हैं। 43 में 2 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 21.5 बटा, और ये 2 और 5, 2 गुणा 5 की पावर 10 हो जाएगी, जो कि 1000 बन जाएगा। 21.5 बटा 10 की पावर 3, 10,000, नीचे 1000, 1000 का भाग लगने पर 0.0215 आ जाएगा। तो दशमलव के 4 स्थान पे शांत हो रही है, खत्म हो रही है। बिल्कुल, ये बात भी सच है, सही कहा। दशमलव के 4 स्थानों पर शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, दशमलव के चौथे स्थान पे जाके ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है। इकाई सदिश किसने कहा 1 होता है? इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। इकाई सदिश 1 नहीं होता, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। इकाई सदिश 1 नहीं होता, ये इकाई सदिश नहीं है। क्या ये इकाई सदिश है? नहीं, ये इकाई सदिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई बराबर 1 हो गया, जे बराबर 1 हो गया तो इकाई सदिश है, नहीं। इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। इकाई सदिश वह होता है जिसका परिमाण 1 होता है। अगला, इस समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 की नई समीकरण क्या बनेगी? जिसके मूल अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 हो, उसकी नई समीकरण क्या होगी? इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे? ये मूल वाली समीकरण क्या होगी? अगर आपसे ध्यान से देखो, पहचानो इसको कि ये कौन है। बिल्कुल, ये समीकरण फिक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके रूट होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट होंगे इकाई के मूल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, जो आपके इकाई के घनमूल होते हैं ना, इकाई के 3 घनमूल होते हैं ना, इकाई के घनमूल 3 होते हैं। एक आता है एक आता है ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर।
और ये कहां से आते हैं, इस समीकरण से आते हैं। इसको मैं बराबर में x मान लू, अगर मैं इसको बराबर में x मान लू और 3 पावर को इधर ले आऊं तो x की पावर 3 बराबर 1 आ गया। फिर मैं 3 पावर को इधर ले आऊं तो x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। फिर मैं इसके गुणनखंड करूं तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और अब इन्हें मैं जब सॉल्व करूंगा, तो इससे मुझे मिलेगा 1 और इससे दो उत्तर मिलेंगे, एक मिलेगा ओमेगा और एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिएगा इस समीकरण के उत्तर हमेशा एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इसी बात को बंदे ने बताया नहीं है, बोल देता तो सबको पता चल जाता कि घनमूल की बात कर रहा है, लेकिन क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मूल अल्फा और बीटा है, तो इसके मूल तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसका मतलब अल्फा जो है वो ओमेगा है और बीटा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो इसने जानबूझ के छुपा के बात को बताया, बात को छुपा के बताया। अल्फा बराबर ओमेगा हो गया, बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब जो चाहिए वो निकाल लो, अल्फा की पावर 7 चाहिए, अल्फा की पावर 7 यानी ओमेगा की पावर 7। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 का मान 1। तो ओमेगा की अल्फा की पावर 7 कितना हुआ, बोलो ओमेगा ही हुआ। फिर बीटा की जगह मान रख दो, बीटा की पावर 4, बीटा कितना है, बीटा ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा की पावर 4 हो गया। ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 यानी ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 3 का मान 1, 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया है, तो वापस वही रूट आ गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और वही रूट आ गए तो वही समीकरण आ गई। ये देखो इसके रूट भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे, इसके रूट भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो वही समीकरण वापस आ जाएगी। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी चीज वही है। उसी चीज को उसने दो तरीकों से लिख दिया बस, है ना। यही समीकरण वापस आ गई, क्योंकि अल्फा की पावर 7 कुछ और नहीं है, अल्फा की पावर 7 कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा ही है, और बीटा की पावर 4 कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा स्क्वायर ही है, यानी वही रूट है, बस खाली बदल के दिखता हुआ अलग तरीके से लिखा है ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। और एक ये नहीं बोला कि इकाई के घनमूल है, देखो सवाल में काफी डिटेल छुपा के बताया गया, डिटेल छुपाई गई है। इकाई के घनमूल बोल देता तो आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट काम में ले लेते, उसने ये नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ये समीकरण तो इकाई के घनमूल बनाती है, इसके जब आप गुणनखंड करते हैं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसी से तो आते हैं, तो इसके तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, तो अल्फा ओमेगा होगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये मान निकाले थे, फिर इसमें मान रखा, तो ये भी वही आ गए, मतलब समीकरण भी फिर वही आएगी, जब मूल वही है तो समीकरण भी वही होगी, तो वही आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत शानदार सवाल था ये, है ना, घुमा के पूछा गया सवाल है। ये तो कर लिया था कल हमने ना, ये हो गया था कागज का भाग, अर्धवर्ताकार वाला भाग वाला, ये रिपीट हो गया। मान लीजिए एक सदिश OA है, एक सदिश OB है, यदि OC जो है कोण AOB को समद्विभाजित करता है, C रेखा AB पर बिंदु है, तो OC कितना होगा। यानी कोण समद्विभाजक पूछा है, कोण समद्विभाजक पूछा गया, कोण समद्विभाजक पूछा है। OA इनका जो कोण समद्विभाजक है C, ये निकालो कोण समद्विभाजक, जो कोणों को समद्विभाजित करता हुआ जा रहा है, कोण समद्विभाजक ज्ञात करो।
सी बिंदु जो है वो ए बी पर है। अगर ए और बी को मिला दूं, इसके ऊपर है सी। इसको आप कई तरीकों से कर सकते हैं, कई तरीकों से ये सवाल हो सकता है। कई तरीकों से कर सकते हो, ट्राई करो। पहले आप लोग करो, मैं करवाता हूँ फिर। इसके कई तरीके से मैं आपको इस सवाल को करवाता हूँ। बाय ऑप्शन कर सकते हो, बाय ऑप्शन कर सकते हो, और हाँ बिल्कुल कई तरीके से, शाबाश, कई तरीके हैं, बिल्कुल। आ जाओ, कर लिया, ढूंढो। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बढ़िया भी है। सबसे अच्छी बात है, बहुत तरीके भी हैं, बहुत बढ़िया भी है, बहुत तरीके भी है, बहुत बढ़िया भी है, बहुत तरीके भी है। कैसे? देखो, पहले तो तरीका, ओए की लंबाई देखिए, एक बार गौर करिए। ओए की लंबाई को देखिए एक बार, ओए की लंबाई कितनी है, उसका परिमाण निकाल लो। ओए की लंबाई कितनी है? तो ओए की लंबाई अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो 9 और 1 10, अंडर रूट 14, ये आ गए अंडर रूट 14। ओए की लंबाई अंडर रूट 14 है। चलो ओबी की ट्राई करो, ओबी की, ओबी वेक्टर भी दिया हुआ है, ये रहा ओबी। ओबी की लंबाई कितनी है? ये भी अंडर रूट 14 है। 9 10, 2 का स्क्वायर, 10 4 14, अंडर रूट 14, ये भी 14। दोनों लंबाइयां बराबर है। तो जब दोनों लंबाइयां बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया? बोला समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर हो गए। ये वाला कोण पहले से ही बराबर था, ये वाला कोण पहले से ही बराबर था, ये दोनों बराबर हो गए तो ये कोण भी बराबर हो गया। सही है, ये दोनों त्रिभुज सेम साइज के हो गए। ये भुजा दोनों में कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर है। प्लस ये भुजा दोनों में बराबर है, तो सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज ओ ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। सर्वांग सम है, इसका मतलब ए सी बराबर है बी सी के। ए सी और बी सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो सी मध्य बिंदु हुआ, सी मध्य बिंदु है। दोनों को जोड़ो और दोनों का भाग दे दो भाग। भाग देंगे तो ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी बटा 2। ओ ए ओ बी को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो दोनों को जोड़ने पर एक, ये हो गया 3 और 1 4, 4 आई प्लस 4 जे माइनस 4 के बटा 2। 2 कॉमन लेके कट कर दो, आई प्लस जे माइनस के। ये हो गया, ये आंसर आ गया आपके पास। एक तरीका हो गया। आओ दूसरे तरीके पे चलते हैं। ये तो तरीका नंबर 1। हमें सदिशों को देखें तो सदिशों की लंबाइयां बराबर थी, ओए और ओबी की लंबाई बराबर थी। ओए ओबी की लंबाई बराबर होते ही ओए और ओबी दोनों बराबर हो गई, ठीक है।
भुजाएं बराबर होगी तो दोनों कोण बराबर हो गए। ये समद्विभाजक था ही, तो ये दोनों कोण तो हरे वाले तो कोण बराबर थे ही, पीले वाले वैसे बराबर हो गए, भुजाएं बराबर हो गई तो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। दोनों सर्वांग सम हो गए तो ये मध्य बिंदु हो गया। ये मध्य बिंदु हो गया तो ओसी जो है वो ओए और ओबी को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ओसी आ जाएगा। तो इससे निकल गया। अच्छा, दूसरा तरीका भी है, अभी तो तरीका नंबर 2 भी है। तरीका नंबर 2 है कि हमें कहा गया है कि ओसी जो है वो समद्विभाजित कर रही है, यानी ओसी का कोण मैं ओए के साथ निकालूं और ओबी के साथ निकालूं बराबर आएगा। तो मैं बाय ऑप्शन ट्राई कर सकता हूं कि कौन है ओसी ओए के साथ और ओबी के साथ, कौन सा ऑप्शन है जिसमें बराबर कोण बन रहा है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों कोण बराबर बन रहे हैं। ओसी का कोण ओए के साथ, ओसी का कोण ओबी के साथ, दोनों कोण बराबर आ गया, वो आंसर हो जाएगा। दोनों कोण बराबर आ जाए, ओए ओसी के बीच का कोण निकाल लीजिए, ओसी और ओबी के बीच का कोण निकाल लीजिए, जो दोनों कोण बराबर दे रहा है, जो ऑप्शन दोनों कोण बराबर दे रहा है वो उत्तर हो गया। तो मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड, ओसी ओए के साथ कोण बनाता है, वो बराबर है ओसी का ओबी से कोण। देखो कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को संतुष्ट कर रहा है, कौन है जो इस ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है। और कोण निकालने का फॉर्मूला होता है ओए डॉट ओसी बटा ओए का परिमाण इंटू ओसी का परिमाण। देखो ट्राई करो बाय ऑप्शन से कौन है जिससे कोण निकालने पर बराबर आ रहा है, तो पता कर सकते हो कौन है वो। 2 तरीके हो गए। अच्छा, तीसरा तरीका, तरीका नंबर 3, मेथड 3। अगर 2 सदिशों का कोण समद्विभाजक चाहिए आपको, कोण समद्विभाजक, 2 सदिशों का कोण समद्विभाजक, बराबर होता है लैम्डा, आपका जो पहला सदिश है जो भी है उसका एकांक सदिश प्लस दूसरे का एकांक सदिश, दोनों को जोड़ दो और लैम्डा से गुणा कर दो। इस प्रकार से जो आपको सदिश मिलेगा वो हमेशा आपका कोण समद्विभाजक होगा, वो हमेशा कोण समद्विभाजक होगा। ओ ए और ओ बी जो भी आपके 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में कोण समद्विभाजक खींचा गया है, उन दोनों के एकांक सदिश निकाल के जोड़ दो और लैम्डा किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वो हमेशा आपका कोण समद्विभाजक का सदिश आएगा। लैम्डा से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा खाली लंबाई को कम ज्यादा करेगा, तो लंबाई ज्यादा करनी है तो लैम्डा का मान ज्यादा रख देना, कम करना तो कम कर देना। लैम्डा तो खाली लंबाई को बढ़ाने वाला और घटाने वाला है। सदिश जो दिशा है वो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ओ ए और ओ बी, तो यहां से निकालू तो लैम्डा ओ ए का एकांक सदिश हो जाएगा हमारा (3i + j - 2 के -2 के बट्टा √14 प्लस दूसरा है हमारा ओबी कितना है, ये था i + 3j, दूसरा था i + 3j - 2 के, आगे पीछे हो गए। बट्टा √14 लैम्डा बट्टा √14 बाहर,
ये आ जाएगा 4i 4j माइनस 4k, 4 कॉमन ले लो, 4 बाहर निकाल दो, OC 4 लैम्डा बटा √14 i प्लस जे माइनस के। अब ये चेक कर लो कि इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है, इसमें से कौन से टाइप का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसको संतुष्ट करने वाला ऑप्शन केवल बी है, i प्लस जे माइनस के वैक्टर। तो i प्लस जे माइनस के सिर्फ यही है, i प्लस जे माइनस के का केवल यही ऑप्शन है। तो ये हो गया। तो कई तरीकों से सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर dx। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, यहाँ पे आपको सवाल दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने, आपसे नहीं होंगे, मैं कराऊंगा बस। इसके अलावा इस क्लास में और कुछ नहीं होता। इस क्लास में सवाल होते हैं, इनको सॉल्व करिए आप लोग। नहीं, क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में नहीं है, जो क्वेश्चन जिस भाषा में आएगा उस भाषा में ले आऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो कि सर इसकी हिंदी क्या है, इसकी इंग्लिश क्या है ना। अब इस क्वेश्चन की हिंदी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन की आप हिंदी मांगोगे, सर मध्य प्रदेश को हिंदी में लिख के दो, सर वर्ग 1 को हिंदी में लिख के दो, तो मैं नहीं लिख के दूंगा। हाँ, कुछ चीज आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसे हिंदी इंग्लिश नहीं खेलूंगा। जो क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेगा मैं इंग्लिश में ले आऊंगा, हिंदी में मिलेगा मैं हिंदी में ले आऊंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। हाँ, तो नहीं करते तो रिकॉर्डिंग देखिए, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे वहां पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चनों को 2 भाषाओं में टाइप कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और दूसरा टाइप कराने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप इतने, है ना, कोई इतना कोई बाह्य प्रदेश से नहीं है जहां आपको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती हो, या फिर ना आप इतने हिंदी मीडियम है कि आपने इंग्लिश ABCD भी ना पढ़ी हो। हाँ, बस आप खाली तंग कर सकते हो, उसके अलावा कोई ज्यादा चीजें काम नहीं करती है। अब आप कहोगे सर साइन को हिंदी में लेके आओ, मैं कहाँ से हिंदी में लाऊंगा, कॉस को हिंदी में लाओ, सर समझ में नहीं आता। हाँ, कोई और सब्जेक्ट हो, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, तो ये वजह थोड़ी समझ में आती है कि चलो थ्योरी का सब्जेक्ट है तो आपका हिंदी इंग्लिश का थोड़ा डिफरेंस समझ में। अब यहाँ तो सिर्फ आप लोग बस यूं ही, साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी का ही बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत 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 अच्छा सवाल है। पहले भी ये कई बार भर्तियों में आया हुआ है, पहले भी ये कई बार भर्तियां, तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, गूगल सर्च करिए, थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप लोग। साइन की पावर 8 माइनस कॉस, भाई इस क्लास में नहीं पढ़ना, मतलब अभी जो चल रहा है वो नहीं पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी बातें कर लो जो चल रहा है ना उस सवाल को रहने दो, उसके अलावा कुछ भी कर लो, है ना। अब दिक्कत आप लोगों की ये रहती है, अभी ये चल रहा है,
ये नहीं, और कुछ भी कर दो सर, वेक्टर कैलकुलस के सवाल करवा दो सर, समाकलन के करवा दो, अवकलन के करवा दो, बस ये छोड़ दो आज ये छोड़ दो। जिस दिन समाकलन करवाने जाए उस दिन टेंडिंग क्वेश्चन करवा दो, जब टेंडिंग करवाने जाए तो अवकलन के करवा दो, जब अवकलन करवाने जाए तो लिमिट के करवा दो, जब लिमिट करवाए तो कुछ और करवा दो, डाउट क्लास करवा दो, कुछ और नहीं कराओ तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। ये छोड़कर कुछ भी करवा दो, जो भी आप करवा रहे हो वो छोड़ दो, उसके अलावा कुछ और करवा दो, ये छोड़ दो, और बातें कर लो, हिंदी में कर दो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दो इसको, है ना, और कोई बातें करनी है, वेक्टर कैलकुलस करवा दो, वो हर कोई मैसेज कुछ भी, डबल क्लास करवा दो, एक क्लास में पढ़ा नहीं जा रहा, एक क्लास में मन नहीं लग रहा, उसको 2 क्लासें चाहिए, एक क्लास का सवाल एक उत्तर देता नहीं है बंदा, उसको कहिए सर 2 करवा दो, एक मत तो निहाल कर यार, एक मत तो आया कर भाई, एक मत तो कभी कभी आवे बरसा में, और 2 करवा दो, किसके लिए 2 करवा दो, टाइम खराब ना करो, फालतू बैठे बैठे बड़े बड़े कुछ नहीं मैसेज कर दो, चलो खाली बैठे, सवाल तो करना नहीं है, खाली बैठे मैसेज ही कर दो। साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8, अच्छा इसको हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, और नीचे वाला जो 1 है उसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। इसके टुकड़े कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे ये बनेगा, ये कट जाएगा, तो इसको पढ़ा रहने देता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाला कट रहा है, थोड़ी देर में आगे का मुझे दिख रहा है, ये कटेगा, कटेगा तो फिर क्यों छेड़े, अभी देखो थोड़ी देर में ही भैया कट जाएगा और चला जाएगा, तो फिर बिना मतलब में क्यों ही बदले, कैसे बदलेगा, आओ पहले तो इसको और पकड़ो, अभी तो और टुकड़े होने बाकी है, इसके अभी तो और टुकड़े होने बाकी है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ दिया, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर घटा दिया, इसके फिर टुकड़े हो गए, ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आपका पहला बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर,
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया। यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये cos 2x बन गया। ये cos 2x, सारा सवाल कट कुटा के इतना छोटा हो गया, इतना छोटा बन गया सारा सवाल कट के। cos 2x का हो गया sin 2x बटा 2 प्लस सी माइनस साइन 2x बटा 2। तो बहुत छोटा सा सवाल बन जाता है और एनसीईआरटी का बहुत शानदार और गजब सवाल है। गजब इसलिए कि ये लास्ट में कट्टा 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 सारा छोटा होता होता समेटता लास्ट में इतना छोटा सा हो जाता है। शुरुआत में इतना बड़ा होता है लेकिन लास्ट में कट्टे 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 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते बनते कट के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ये बन जाता है पूरा का पूरा माइनस का cos 2x। इतना छोटा ये लास्ट में हो जाता है, इसलिए ये सवाल बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो बड़ा खास सवाल है एनसीईआरटी का। और ये बन जाता है आपका माइनस का cos 2x, पूरा सवाल कटकुटा के लास्ट में सिंप्लीफाई होके माइनस का cos 2x। यानी आपको समाकलन तो खाली cos 2x का करना है। अब कोई कहे कि ये समाकलन समझ में नहीं आया, तो समाकलन में किया ही नहीं हमने। समाकलन में किया ही क्या है, cos 2x का sin 2x बटा 2। समाकलन तो ये किया है, ये तो त्रिकोणमिति है, ये तो बीजगणित है जो हमने यहाँ पे अप्लाई लिया है। यहाँ जो लगाया वो तो बीजगणित है, बीजगणित तो त्रिकोणमिति है। समाकलन तो खाली इतना सा किया है, cos 2x का sin 2x बटा 2। समाकलन तो इतना सा है, समाकलन तो इतना सा है, एक लाइन का है। ये देखो ये है समाकलन। अब कोई कह रहा है मुझे समाकलन नहीं आते, तो समाकलन तो यहाँ है, ये रहा। अब ये बताओ क्या समाकलन नहीं आया, ये रहा समाकलन इतना सा। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। समाकलन तो ये cos 2x का समाकलन sin 2x बटा 2। तो मैन है इस सवाल को तोड़ना, इस सवाल के टुकड़े करना, और टुकड़े करने के लिए बेसिक नियम लगाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टुकड़े लगा के दो टुकड़े किए, फिर दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ दिया, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर घटा दिया, ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए, वापस से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाए, जिसका मान 1 आ जाए, और फिर ये ऊपर नीचे से कट हो जाए। और उसके दो टुकड़े होंगे, एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा, उसका मान 1 हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर होगा, जिसमें से माइनस कॉमन लेने पर cos 2x बन जाएगा। बस अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण बी 55 है, एडी माध्य का है, AB बराबर AC है, तो कोण DAC का मान कितना होगा। माइनस मैंने कॉमन लिया था, वो माइनस मैंने कॉमन लिया था, वो माइनस मैंने कॉमन लिया था यहाँ पे। इसमें ये जो था ये माइनस यहाँ पे कॉमन आया था, ये वाला ये कॉमन लिया मैंने इसमें से, ये वाला जो पार्ट था इस पार्ट में से माइनस कॉमन लिया ये, ताकि कोस स्क्वायर आगे आ जाए, साइन स्क्वायर पीछे आ जाए। और ये इसलिए आ जाए ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि ये सूत्र बन जाता है। ये सूत्र है cos 2x का, तो ये मैंने किया। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण बी 55 है, एडी माध्य का है, AB बराबर AC है,
तो कोण डीएसी का मान कितना होगा? समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 55 है। ए कोण ए 55 है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी बराबर है। उसके बाद में दिया हुआ है एडी माध्य का है। एडी माध्य का है तो ये कोण बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, क्योंकि दोनों ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। तो ये तो त्रिभुज आपका जो है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया, है ना। त्रिभुज ए डी सी, कोण ए बी डी सर्वांग सम है, कोण त्रिभुज सर्वांग सम है ए डी सी के। तो फिर ये वाला कोण भी आधा आधा बढ़ गया। तो ये 55 है, ये 55 है, कितना हो गया 110। 110 है तो ये कितना हुआ टोटल हुआ 70। तो ये 70 हुआ तो इसका आधा आधा कर दो, क्योंकि कोण तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आधा आधा बढ़ने पर कितना हो गया, आधा यहाँ आधा यहाँ, तो 35 35 हो गया। तो ये कोण 35 हो गया और ये वाला कोण भी 35 हो गया। ठीक है। अब डीएसी पूछा है तो डीएसी 35 हो गया, तो आंसर आ गया 35। ये आंसर हो गया। हाँ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इसलिए काम कर रही है ये, है ना। कोण समद्विभाजक का काम इसलिए कर रही है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये भुजाएं बराबर होती है तो ये कोण बराबर हो जाते हैं। फिर ये माध्यिका होगी तो ये दोनों भुजाएं वैसे बराबर होगी, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम होते ही फिर ये वाला कोण आधा आधा हो जाता है, इस वजह से हो गया। अगर ये त्रिभुज नहीं होता, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज ना होता तो फिर ऐसा ना होता। ये सारा समद्विबाहु त्रिभुज का कमाल है। अगला सवाल है, एक जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, उसका 5th टर्म जो है वो 2 है, और पहले 9 पद जो फर्स्ट 9 पद है उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट निकालना है अपने को। एक गुणोत्तर श्रेणी यानी एक जीपी का 5th टर्म, एक जीपी है जिसका 5th यानी 5वां पद 2 है। अब उसके 9 पदों का गुणनफल, पहले 9 पदों की गुणा बताइए कितनी होगी, यानी T1 गुणा T2 गुणा T3 गुणा T4 गुणा T5 डैश डैश T9 तक की गुणा बताइए, उनका प्रोडक्ट बताइए कितना आएगा। ठीक है,
शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो पांचवा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर nवा पद कितना होता है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद कितना होता है? तो फॉर्मूला कहता है Tn बराबर होता है AR की पावर n-1। तो इसने पांचवा पद दे रखा है, मतलब n का मान 5, तो n का मान 5 रखने पर ही हो गया AR की पावर 4 बराबर 2। AR की पावर 4 बराबर 2। अब एक एक करके सारे पद लिखो। पहला पद गुणोत्तर श्रेणी का होता है A, दूसरा पद होता है AR, तीसरा होता है AR स्क्वायर, चौथा होता है AR क्यूब, एन डैश गुणा गुणा गुणा, नौवां होगा AR की पावर 9। गुणा करने पर A की टोटल पावर कितनी होगी? A 9 बार आया तो A की पावर 9 हो गई, लेकिन R की पावर होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर 9 तक। ये कितनी होगी टोटल? इनका जोड़ निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो। अगर हमें प्राकृत संख्याओं का योग करना है और वो भी n तक करना है, तो यह जोड़ बराबर होता है n+1 बटा 2। इस सूत्र की सहायता से पता कर सकते हो, या एक एक करके जोड़ लो, चाहे तो एक एक करके जोड़ लो, चाहे वो लगा दो। अच्छा, वो लास्ट 8 है, अच्छा ठीक है, वो 8 है लास्ट, क्योंकि 9वां पद है, मतलब r की पावर 8 होगी, ये 8 आएगा। ये यहाँ पे दोनों ही गड़बड़ हो गए। ये 8, ये 8, तो n का मान 8 रख दो। 8 इंटू 8 प्लस 1 9, 9 बटा 2। R 36। ए तो 9 ही होगा ना, सॉरी, ए तो 9 होगा, ए तो 9 ही होगा, क्योंकि ए तो 9 बार है, आर नहीं है। है ना, हर पद में एक 9 आ रहा है, तो कुल 9 कितने हो गए? कुल ए जो है वो 9 बार हो गए। ए आर की पावर 4 का मान दिया हुआ है कितना? 2, 2 की पावर 9, जो कि हो जाता है 512। ये आ गया 512। तो सिंपल से सवाल है, सवाल सिंपल है, लेकिन वही है, टाइम पे चीजें याद आ जाए, टाइम पे चीजें याद आ जाए और हमें उसका मान रख पाए, वरना तो उलझ जाते हैं कि क्या करना। तो सीधा क्या कहा था, पांचवा पद है, पांचवा पद निकाला, वो बराबर 2 दिया, 2 लिख लिया, फिर कहा गुणा करो, गुणा किया, गुणा करने पर ये आया, फिर 9 पावर कॉमन निकाल ली दोनों से और फिर ये मान रख दिया। एक ये सवाल, ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में एक बार डराने जैसा है और बड़ा अच्छा सवाल है। ध्यान से देखो तो 2 की पावर साइन इनवर्स, 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर को स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो थोड़ा सा देखने में लगता है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, है ना, देखने में एक बार लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर को स्क्वायर एक्स बराबर 1, लेकिन ये होगा, बड़े अच्छे तरीके से होगा, बड़े
इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो आ जाओ, कर लिया, ठीक है, नहीं कर पाए आ जाओ। 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, 2 की पावर कोस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर बराबर होता है, कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अलग अलग कर दो, 2 की पावर 1 अलग, 2 की पावर माइनस साइन स्क्वायर अलग, ये अलग अलग कर दिया। 2 की पावर साइन स्क्वायर को y मान लो, इसका नाम y रख लो, तो ये हो गया आपका y माइनस 2 इंटू वाई की पावर -1। -1 कैसे आया, क्योंकि 2 की पावर साइन स्क्वायर के साथ में माइनस हो रहा है, तो -1 आ गया, बराबर 1, यानी 1/y, y की पावर -1 का मतलब 1/y, 2 से गुणा कर दो, y से गुणा कर दो, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2/y बराबर 1, y स्क्वायर माइनस 2 बराबर y को इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आ गए 2 और 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 आ जाएगा और y प्लस 1 आ जाएगा, y का मान 2 आया और y का मान -1 आया। y की जगह y का मान वापस रख दो, y का मान है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक घात से घात की तुलना, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 1। साइन का मान 1 कब होता है, जब x का मान 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री आ गया। और अब व्यापक मान का सूत्र लगा दो, व्यापक मान का, कि अगर साइन स्क्वायर एक्स हो, दूसरी तरफ साइन स्क्वायर अल्फा हो, या साइन स्क्वायर हो, सरल भाषा में अगर साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर हो, तो व्यापक मान का सूत्र होता है x बराबर k पाई प्लस अल्फा। ये व्यापक मान होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा कौन है, x की जगह तो x है, अल्फा की जगह जो इधर वाला 1 है, इसको साइन स्क्वायर के रूप में लिख लो, या कोण निकाल लिया तो वो हो गया, ये अल्फा का मान हो गया, जो आप कोण निकालते हैं वो अल्फा होता है, ये आपका अल्फा हो गया। जो पहला मान होता है ना जिसपे ये आंसर आता है उसको अल्फा कहते हैं। एक हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 90, इसको साइन स्क्वायर 90 लिख लिया। अभी हमारा x की जगह x आ गया और अल्फा की जगह 90 आ गया। ये मान यहाँ रखोगे तो x बराबर आ जाएगा k पाई, k की जगह कई बार m भी लिखा जाता है, कई किताबें m लिखती है, कई n लिखती है, तो उसमें मत पढ़िएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई k लिखेगी, कोई m लिखेगी, कोई n लिखेगी। तो
k पाई प्लस पाई बाई 2। ये आंसर हो गया। अब अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ऐसा सवाल पहली बार होता भी नहीं है। ये एक बार देखना होता है, फिर कई बार निकालना होता है, बार बार, तब जाके चीजें याद रहती है ना। कई बार निकालते हैं तब जाके फिर ये याद रहता है। साइन स्क्वायर वाले में नहीं आता, नहीं, इनको ऐसे नहीं करते। व्यापक मान के लिए त्रिकोणमिति में पढ़िए, वहां मिलेगा आपको कि व्यापक मान क्या होता है, क्यों काम में लेते हैं। तीन संख्याएं एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी बनाती है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स समांतर श्रेणी बनाती है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार व अनुपात बताइए। एक बार तो पहले ये देखना होता है, एक बार जब तक आप इन सवालों को पहली बार देख रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आप इन्हें कर पाएंगे। एक बार देखना होता है, अगर आपने एक बार देख लिया, फिर दोहरा लिया, फिर अगली बार जब सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे ये ना देखिए कि आप पहली बार में कर लेंगे, पहली बार का सवाल नहीं पैदा होता। और कोई पहली बार सोच रहा है तो फिर वो अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो पहली बार आप इनको देखते हैं, अगली बार आप इनको कर पाते हैं। अगर आप समय समय पे दोहराते रहे तो अगली बार कर पाएंगे। अगर दोहराए नहीं, रिवीजन नहीं की, तो अगली बार भी नहीं कर पाओगे, पहली बार भी नहीं कर पाओगे, और जब दोबारा आएगा तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन नहीं किया, दोहराया नहीं। तो आपसे ये सवाल अगली बार हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप निकालते रहो। देखो ये कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी है। अगर एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी है तो x बराबर a, गुणोत्तर श्रेणी में एक्स ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है ना। अगर गुणोत्तर श्रेणी है, जो कि दे रहा है कि जीपी है, जीपी है, तो x की जगह a, y की जगह ए आर, जेड की जगह ए आर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि ये तीन समांतर बनाते हैं, मतलब एपी बनाते हैं, ये समांतर बनाते हैं मतलब एपी बनाते हैं। तो समांतर बनाते हैं तो बीच वाले पद का दुगना, समांतर में बीच वाले का दुगना बराबर होता है पहला प्लस तीसरा। एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, 2 गुणा वाई प्लस जेड, बीच वाले पद का दुगना, समांतर है ना, एपी है तो बीच वाले पद का दुगना बराबर होगा पहला प्लस तीसरा पद, 2y प्लस 2z, एक्स प्लस एक्स 2x, प्लस वाई प्लस जेड। वाई को यहां ले आओ, जेड को घटा दो जेड। ये तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड समांतर में भी है, तो फिर तो कुछ करना ही पड़ा, ये समांतर में भी है। ये देखो यहाँ 2x आया, सॉरी 2x बराबर आया हमारा, पहला पद x प्लस वाई, तीसरा पद z प्लस एक्स, बीच वाला पद y प्लस जेड, तो 2y प्लस 2z। तो ये आगे यहां से मान रख दो, यहां से मान रख दो, y का मान कितना है ए आर, जेड का मान क्या है ए आर स्क्वायर, x का मान कितना है a। तो पूरे सवाल में a का भाग दे दो, a कट जाएगा,
आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2, फिर 2 को इधर ले आओ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आ जाएंगे 2 और 1, आर प्लस 2 माइनस 1 आर प्लस 2, आर का आर प्लस 2 आ गया, आर माइनस 1 आ गया, आर का मान माइनस 2 और प्लस 1, ये आंसर आ गया। लेकिन माइनस 2 कैसे हो सकता है? माइनस 2 हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो 1 और माइनस 2, तो सवाल तो ज्यादा मुश्किल था नहीं कि भाई एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपने ले लिया। अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो x बराबर a होगा, y बराबर ए आर होगा, z बराबर ए आर स्क्वायर होगा। फिर कह रहा है कि ये समांतर में है, तो इन पे समांतर की शर्त लगा दी। इन पर समांतर वाली यानी बीच वाले पद का दुगना बराबर पहला प्लस तीसरा, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट खोले और मान रख दिया, जो हमारे पास एक्स वाई जेड का मान था वो रख दिया और आर का मान निकाल लिया। अगला, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सुन लो। अब इसमें आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए इस सर्कल के ऊपर, ये जो सर्कल दिया है, ये जो वृत्त दिया है, इस वृत्त के ऊपर उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए जो इस रेखा के समांतर हो। ये आपका वृत्त है, इस वृत्त के सामने एक रेखा दी गई है 3x प्लस 4y। अब आपको वह स्पर्श रेखा निकालनी है जो इसके समांतर है। इस वृत्त की होनी चाहिए, स्पर्श रेखा वृत्त की होनी चाहिए, लेकिन इसके समांतर होनी चाहिए। मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इस लाइन के समांतर होनी चाहिए। ये व्हाइट वाली स्पर्श रेखा आपको निकालनी है। x बराबर y बराबर z होने से समांतर हो गया ना, तीनों बराबर होते हैं तो समांतर भी हो जाता है और गुणोत्तर भी हो जाता है। जैसे 1 1 1 समांतर श्रेणी में भी है और गुणोत्तर श्रेणी में भी है। हाँ, तो x बराबर y बराबर z होने से समांतर श्रेणी कैसे नहीं हुई, ये नहीं समझ आ रहा। 2 2 2 समांतर श्रेणी में नहीं है क्या? 2 2 2 क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है? क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है? बिल्कुल, समांतर में भी है, गुणोत्तर में भी है। तो जीपी में भी है, एपी जीपी दोनों है। ये एपी भी है, जीपी भी है, तो बराबर होने का मतलब ये नहीं होता कि जीपी नहीं है। जीपी भी है, ट्राई कर लो। हाँ बिल्कुल है, तुम्हारी क्लास है। हाँ, जो ही तुम्हारी क्लास है, तुम क्लास में हो इसका मतलब तुम्हारी क्लास है, तभी तुम यहाँ हो। तुम्हारी क्लास ना होती तो तुम यहाँ होती नहीं, है ना। अगर आपकी क्लास ना होती तो आप यहाँ नहीं होती। अगर आप क्लास में हैं इसका मतलब आपकी क्लास है, तभी आप यहाँ हैं।
तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ये दोनों समांतर है, मतलब इसकी ढाल और इसकी ढाल एक ही है, इन दोनों की ढाल एक ही है। ये दोनों समांतर है, मतलब ढालें बराबर है, तो इसकी ढाल इसके काम आ जाएगी, क्योंकि दोनों समांतर है तो ढाल बराबर होती है। ढाल निकाल लो। स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं? स्पर्श रेखा के समीकरण को ऐसे लिखना होता है, y बराबर mx प्लस सी, और ऐसे लिखने के बाद जो x का गुणांक होता है वो ढाल कहलाता है। स्पर्श रेखा की ढाल या रेखा की ढाल, अगर रेखा है तो रेखा की ढाल, तो ये ढाल होता है। तो इस समीकरण को मैं अगर ऐसे लिखूं तो 4y बराबर इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, फिर y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/4x। ये हो गई इसकी ढाल। इसकी ढाल ही इसकी ढाल है, तो स्पर्श रेखा की ढाल भी यही होगी। इसकी ढाल और स्पर्श रेखा की ढाल एक हो गई, तो यही ढाल इसके भी काम आ जाएगी, क्योंकि दोनों समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी ढालें बराबर होती है, तो इसकी ढाल इसके काम भी आ गई। अब एक बिंदु चाहिए, माना जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची गई है वो एच के है, जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची गई है वो एच के है। ये वृत्त का समीकरण दिया है, वृत्त के समीकरण की ढाल भी निकाल लो, अवकलन कर लो। ढाल अवकलन करके भी आती है, ढाल स्लोप अवकलन करके भी आती है, तो अवकलन भी कर लो। अवकलन करने से आपको ढाल मिल जाएगी 2x प्लस 2y dy बाय dx बराबर 0। dy बाय dx का मान निकाल लो। dy बाय dx स्पर्श रेखा की ढाल कहलाती है, माइनस एक्स बटा वाई। किस बिंदु पे निकालनी है? इस बिंदु पे, इसका नाम P रख लेते हैं। P बिंदु पे ढाल, x की जगह h रख दो, y की जगह k रख दो, माइनस एच बटा के, माइनस एच बटा के हो गया। ये ढाल आ गई, यही ढाल तो हमें दी हुई है। इसी रेखा की ढाल अवकलन करके भी आ गई, इसी रेखा की ढाल हमें समांतर रेखा दी थी उससे आ गई, तो एक ही चीज की ढाल दो बार आ गई। अब दो बार आए चाहे चार बार आए, है तो एक ही, बराबर कर दो दोनों को बराबर लेने पर, तो माइनस एच बटा के। हमने अवकलन करके तो ये ढाल निकाली, और रेखा किसी के समांतर दी हुई थी, वहां से ढाल ये आई। चलो कोई बात नहीं, आई तो बराबर ही है, बराबर ही होंगी, क्योंकि रेखा एक है तो दो ढाल तो नहीं हो सकती। तो 4h बराबर आ गया 3 के, 4h बराबर 3 के। ठीक है। अब ये जो बिंदु P है, बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित है, बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित है, तो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। बिंदु H के वृत्त पर स्थित है, इसलिए समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण में मान रख दो, x की जगह h, y की जगह k बराबर 9। ये आ गया। वहां से रिलेशन निकाल लो, h का मान यहां से निकाल के इसमें रख दो, h का मान 3k बटा 4 प्लस के स्क्वायर बराबर 9। 9k स्क्वायर बटा 16 प्लस के स्क्वायर बराबर 9। लघुत्तम लेने पर 25k स्क्वायर बटा 16 बराबर 9। के स्क्वायर बराबर 9 गुणा 16 बटा 25, के बराबर आ गया 3 गुणा 4 बटा 5, 12 बटा 5। ये के का मान आ गया। के का मान रख के एच का मान निकाल लो।
के का मान 12/5 है, के का मान 12/5 रखने पर एच का मान आ जाएगा 9/5, 12/5, 9/5। ये बिंदु आ गया। अब हमें बिंदु भी मिल गया 9/5, 12/5। ढाल हमारे पास है ये बिंदु आ गया 9/5, 12/5। कैसे निकाला इस बिंदु को हमने? हमें ये रेखा समांतर दी हुई थी, हमें ये रेखा समांतर दी हुई थी, जो स्पर्श रेखा है वो समांतर थी इस रेखा के, तो इसकी ढाल हमारे काम आ गई, इसकी ढाल हमारे काम आ गई, तो हमने ये ढाल ले ली और यही ढाल हमने अवकलन करके भी निकाल ली। दोनों ढाल है तो एक ही लाइन की, तो बराबर होंगी, बराबर होंगी तो एक समीकरण आ गया। फिर दूसरा समीकरण, ये जो बिंदु एच के है ये स्पर्श रेखा पे भी होगा और वृत्त पे भी होगा, तो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो एक समीकरण वो बन गई। दोनों को सरल करके एच के का मान निकाल लिया, बिंदु आ गई, ढाल आ गई, तो बिंदु और ढाल से समीकरण बन जाएगा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस के एम एक्स माइनस एच, ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। के का मान रख दो, के का मान था हमारा 9/5, 12/5। एम का मान था -3/4, और h का मान निकाला था 9/5। लघुत्तम लेके 5 यहाँ ले लो, 5 यहाँ लघुत्तम ले लो, लघुत्तम से लघुत्तम तो काट दो, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 12 बराबर -3/4, 5x माइनस 9, 4 से गुणा करते ही 20y माइनस 48, 3 से गुणा करते ही -15x प्लस 9×3 = 27। पदों को एक तरफ कर लो, 15x प्लस 20y और 48 और 27 75, ये 75 आ गया। 5 का भाग लग रहा है, काट दो 5 पे, 3x प्लस 4y माइनस 15, ये आंसर आ गया। स्पर्श रेखा का समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 15, तो बहुत बड़ा चला गया, ये बड़े होते ही है। और ये मेरा आ रहा है माइनस में, कहाँ गड़बड़ की, x उधर चला गया, मेरा माइनस में आ रहा है, इसमें प्लस में आ रहा है। यही आ रहा है ना, ठीक है, फिर यही आ रहा है तो ठीक है, कोई करेक्शन है, कोई जोड़ने घटाने में गलती की है, ये सवाल लंबे जाते ही हैं। इनमें क्या होता है, पहले आपको बिंदु निकालना पड़ता है, पहले आपको बिंदु निकालना पड़ता है। ढाल, ढाल को दो तरीके से दे देता है, एक तो अवकलन से आप निकाल लो, वो होगी। एक ढाल दे देता है, किसी रेखा के समांतर दे देगा, लंबवत दे देगा, समांतर लंबवत दे के ढाल उससे निकाल लो, तो दो ढालें निकल जाती है। दो ढालों को बराबर करो, फिर उससे एच के का कोई रिलेशन बन जाता है, फिर एच के जो है वो समीकरण में लेके वहां से बना लो, दो समीकरण बन जाती है, दोनों को सोल्व करो, एच के निकालो, फिर ये सारे मान रख के स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, कभी अभिलंब का समीकरण, कभी स्पर्श रेखा का, तो ये सारा का सारा इतना लंबा रहता है ये।
अब यहाँ पे इस वृत्त है, इस वृत्त के बिंदु 4, 2 पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालिए, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए बिंदु 4, 2 पर। तो सबसे बढ़िया बात है बिंदु तो दे दिया, बिंदु तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। पिछली बार तो बिंदु निकालने की वजह से दिक्कत हो गई थी, इस बार बिंदु तो दिया हुआ है। ये रहा आपका H हो गया, ये आपका K हो गया। तो ये निकालना नहीं है, बस आपको जो करना है वो सिर्फ ढाल निकालनी है। अवकलन कर लो, ढाल आ जाएगी, अवकलन करने से ढाल आ जाएगी। तो अवकलन कर लो समीकरण का, स्पर्श रेखा की ढाल जो कि अवकलन करने से प्राप्त हो जाती है, 2x y स्क्वायर का अवकलन 2y खुद का dy बाई डी एक्स माइनस 4x का 4 dy बाई डी एक्स फिर 4 का 0 बराबर 0। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बाकियों को एक तरफ कर दो, 4 माइनस 2x भाग दे दो, ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया। अब वो जो बिंदु है वो रख दो, अब अपना बिंदु जो है वो रख दो। बिंदु क्या है आपका, h बराबर 4 है, k बराबर 2 है। h बराबर k अपना बिंदु यूज करो, बिंदु है 4,2, यानी x का मान 4, y का मान 2। ये अनंत आ गया, तो ढाल अनंत आ गई, है ना, ढाल अनंत आ गई। dy बाई डी एक्स यानी ढाल, ढाल यानी m का मान अनंत आ गया। स्पर्श रेखा का समीकरण, बराबर y माइनस के m x माइनस एच। y माइनस के का मान है हमारा 2, m f का मान है अनंत, अनंत को 1/0 लिख लो या 2/0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। x h का मान कितना है 4, 0 को इधर गुणा कर दो, 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, ये आंसर आ गया, x बराबर 4। तो ये सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल था, केवल अवकलन करके ढाल निकालनी थी और मान रखना था, आंसर आ गया। बिंदु दिया हुआ ही था कि ये बिंदु है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिंदु से बिंदु भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। अगर एक चीज और भी कर सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल संतुष्ट भी कर सकते हैं कि भाई जो भी स्पर्श रेखा होगी वो 4,2 से तो जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो 4,2 को संतुष्ट करता है, कौन सा है जो इस बिंदु को संतुष्ट करता है। तो 4,2 को ना तो ये संतुष्ट करता है, ना ये संतुष्ट करता है, ना ही ये संतुष्ट करता है कि 4 + 2 6 हो जाएगा, ये तो 4 दे रहा है। तो ये एक ही ऑप्शन बचा जो संतुष्ट कर रहा है, कोई और संतुष्ट कर ही नहीं रहा। तो ये एकमात्र डी आंसर आपका हो गया, है ना। तो बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो आराम से ही हो जाएगा एकदम कि भाई कौन सा संतुष्ट कर रहा है। कई बार सवाल इतनी कमी छोड़ देता है कि जो यूज कर सकते हो आप, लूप होल का फायदा उठा सकते हो कि भाई कौन होगा, जो भी स्पर्श रेखा होगी इस बिंदु पे तो खींची गई है, तो इस बिंदु से जाएगी, मतलब इस बिंदु को संतुष्ट करेगी। तो देख लो कौन संतुष्ट कर रहा है, तो बाकी 3 कर ही नहीं रहे, सिर्फ डी संतुष्ट कर रहा है, तो डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए बाकी इन क्वेश्चनों को दोबारा से निकालिएगा, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, अपने हाथ से निकालिएगा, क्योंकि खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, आपकी जो मसल्स मेमोरी है वो ऐड हो जाएगी। तो खुद से हाथ से करो, 2-3 बार निकालो, चीजें ठीक हो जाएगी।
ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।